नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारी खास पेशकश में मुद्दा है व्यापारियों के समस्याओं के समाधान के लिए संस्थाएं कतारों में। जी हां, आज हमारे साथ में इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ में एसएमए के प्रेसिडेंट नरेंद्र साबू, हमारे साथ में एसजीटीटीए से अनिल जी अग्रवाल जुड़े और हमारे साथ में पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ में दिव्यकांत जी मिस्त्री जो एडवोकेट है। पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। जी नरेंद्र जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। पिछले कई दिनों से आप लोग व्यापारियों के लिए कार्य कर रहे हैं। जी, क्या कहोगे? एक के बाद सभी संस्थाओं के लेटर पैड अब आ रहे हैं व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। क्या कहोगे, क्या राय है आपकी? मैं तो ऐसा है कि हमारी संस्था बहुत नई है और जुलाई 2020 में हमारी संस्था अस्तित्व में आई थी और तब से ना तो हमने कोई लेटर पैड जारी करा है और जैसे ही संस्था हमारी चालू हुई है 13 आदमियों से संस्था चालू हुई है। आज हमारे करीबन 241 व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 60,000 मेंबर जुड़े हुए हैं और व्यापारी आते हैं अपनी समस्या लेने के लिए और उनका जैसे हम लोगों से होता है, अनुकूलता से होता है, उनका समाधान हम लोग करवा देते हैं और यही काम कर रहे हैं। हमको लेटर पैड तो हमने कोई आज तक इशू करा नहीं, हम लोग लेटर इशू करने की आदत भी नहीं है। जी जी जी, अभी दिव्यकांत जी जो हमारे साथ में जुड़े इनसे हम चर्चा करेंगे। अभी जो अलग अलग संस्थाएं कपड़ा मार्केट में लेटर इश्यू कर रही है और जो आर्बिट्रेशन का जो काम है इन लोगों का ये है कि व्यापारियों का आपसी दोनों को एक साथ में बिठाया जाए और उसके बाद में दोनों का तालमेल बैठे और एक दूसरे का समझौता हो। और ये पूरा जो काम है ये कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन से मिलता जुलता है। क्या कहोगे, आर्बिट्रेशन क्या है, उससे व्यापारियों को क्या कुछ फायदा होगा? दिव्यकांत जी, एडवोकेट साहब। पहले तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है। अब उसमें कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन पार्ट ले सकते हैं, उसका रोल क्या है और कैसे ये हो सकता है। सबसे पहले दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है और एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज होना भी जरूरी है। ये अगर नहीं होता है तो आर्बिट्रेशन एक्ट यानी लवाद वो लागू ही नहीं पड़ेगा। ये पहला मुद्दा। अब जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी है, क्या इन्होंने आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत एग्रीमेंट किया है दो पार्टियों के बीच में? जी, मेरे हिसाब से शायद ना। इसीलिए शायद आप लोग जब एग्रीमेंट फॉर्म बनवाते हो तो उस एग्रीमेंट फॉर्म में अगर आप नहीं लिखते हो कि आर्बिट्रेशन क्लॉज इज एप्लीकेबल इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू ऑफ अस, मतलब दो जन के बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन क्लॉज कर सकते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक आर्बिट्रेशन है ना लागू ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट बताता है, पहले सेक्शन 7 के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना जरूरी है। सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 बोलता है कि दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है और सेक्शन 8 बताता है कि कब आर्बिट्रेशन को रिफर कर सकते हैं। जो रिफर करने का है सेक्शन 8, उसमें क्लियर कर दिया गया है कि जब आप रिफर करते हो आर्बिट्रेटर को तो दोनों पार्टी के बीच में आर्बिट्रेशन क्लॉज होना जरूरी है और एग्रीमेंट होना जरूरी है। वही आर्बिट्रेटर उसको लेके आर्बिट्रेशन के बीच में बिठा सकता है। जी, अगर बाय चांस किसी दिव्यकांत जी, बीच में रोकूंगा। यदि संस्था सोसाइटी एक्ट में यदि रजिस्टर्ड नहीं हो तो क्या ये कार्रवाई कर सकती है? ये आपसी किसी का जैसे कोई डिस्प्यूट होता है उसको सुलझा सकती है? क्या ये राइट है? हाँ, सुलझा सकती है। पहली बात कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में कहीं लिखा नहीं है कि सोसाइटी एक्ट में या ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए संस्था को। ये कोई जरूरी नहीं है, वो एक अलग प्रोविजन है और अलग लॉ है। उसमें ऐसा कहीं, ये आर्बिट्रेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसमें प्रोसीजर दी है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और उसके तहत ही अपॉइंटमेंट हो सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के तहत हो सकती है।
या तो 2% म्यूचुअली एग्री करे, पहले तो एग्रीमेंट होना जरूरी है और उनके बीच में डिस्प्यूट होना जरूरी है। उसके बाद में अगर वो डिजिटल कंसेंट करा, ये पार्टी आर्बिट्रेशन के लिए हमको मंजूर है। आपकी आवाज आपको बीच में रोकूंगा, आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ रही है। जी बताइए एक बार। हेलो, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मैं अनिल जी से, अनिल जी आप पिछले कई सालों से आर्बिट्रेशन का कर रहे हैं, कई संस्थाओं में पंच रहे हैं, क्या कहोगे, क्या अनुभव है आपका? जी जैसे हमारे मिस्त्री साहब ने बताया, बात बिल्कुल सही है कि आर्बिट्रेशन के लिए जो है दोनों पार्टियों का सहमत होना जरूरी है। लेकिन इसमें जो ऐसा इन्होंने जो बोला कि एग्रीमेंट होना, तो इसमें क्या है कि आर्बिट्रेशन 1996 में 2 पॉइंट हैं। एक होता है पंच निर्णय और एक होता है आर्बिट्रेटर के द्वारा। तो अगर मान लीजिए आपका एग्रीमेंट नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो आप जो है पंच निर्णय के आधार पर पार्टी को बुला सकते हैं, वादी की जो भी पार्टी प्रतिवादी है उसको बुला के जो है आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई आपका ये मैटर ऐसे ऐसे हमारे वादी ने आपके लिए भेजा है, और उसकी कॉपी हम उसको प्रतिवादी को भेज देते हैं। तो आप इसको आकर सुलझाइए और उसमें हम जो है डेट देते हैं कि भाई इस डेट को आपको जो है ना अटेंड करना है मीटिंग। तो एक फार्मूले में ये होता है। तो इसमें क्या है, मैं नहीं समझता हूँ 25-30% केस जो है ना ये फर्स्ट स्टेज में ही सुलझ जाते हैं, जहाँ सिर्फ ईगो की वजह से है या छोटी मोटी आपस में नहीं पाई ढंग से, ईगो की वजह से वो पेमेंट हो गया, तो इसमें सुलझ जाता है मामला। और अगर मान लीजिए बड़ा केस है तो उसमें हमको आर्बिट्रेटर के रूप में जाना पड़ता है, आर्बिट्रेटर को जो है अपॉइंट करना पड़ता है। और एग्रीमेंट उस वक्त हम जो करते थे, एग्रीमेंट जो है पार्टी के आने के बाद एग्रीमेंट होता था हमारे यहाँ, तो पहले तो एग्रीमेंट कोई करेगा ही नहीं। समझ रहे मिस्त्री साहब, मेरा जो गलत हो तो आप मेरे को राइट कर दीजिएगा। जी मिस्त्री जी, पहले जो है जो वादी हमारा है, वादी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और एक कॉपी को जो है सेंड करते हैं प्रतिवादी को कि भाई ऐसा ऐसा मैटर आपके लिए आया है हमारे मेंबर ने। और इसमें मेंबर का होना, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, उस संस्था का कंपलसरी होता है, उसका मेंबर होना जरूरी होता है। जिस संस्था में हम लोग करते हैं। जी मिस्त्री जी क्या कहोगे? तो यदि कोई सोसाइटी या कोई ट्रस्ट या कोई संस्था यदि आर्बिट्रेशन का वर्क करती है तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? पहली बात तो सोसाइटी और ट्रस्ट कोई भी ऐसा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चला ही नहीं सकती, क्योंकि उनके बंधारण में, जहां तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि मैं ट्रस्ट और उसका भी करता हूँ सोसाइटीज का, तो उसके ऑब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट में आर्बिट्रेशन नहीं है तो अगर वो कोई भी करती है ऐसी कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या आर्बिट्रेशन की कार्यवाही, तो वो मायने नहीं रखती है। दूसरी बात कि अगर हो भी तो भी उसको उसका जो प्रोसीजर है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में जो दिखाया गया है उसके तहत ही करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला सेक्शन 8 पावर टू रिफर पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन विद एग्रीमेंट, मतलब उसमें क्लियर स्टार्टिंग सेक्शन 8 में लिखा गया है पावर टू रिफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। उसी में सेक्शन में क्लियर लिखा है कि कब आर्बिट्रेटर को रिफर कर सकते हो। आपने जैसे बोला कि थोड़ा जो मैटर है वो सिर्फ बुला के सुलझ सकती है, तो उसमें अगर सुलझ सकती है ना तो वो आर्बिट्रेशन 1996 में नहीं जाएगा। क्यों? अगर 1996 में जाते हैं तो सेक्शन 30 के तहत आपको सेटलमेंट का भी अवार्ड देना पड़ेगा और वो बाइंडिंग एज ए डिक्री ऑफ कोर्ट माना जाएगा। सेक्शन इसमें ये अभी जो आर्बिट्रेशन एक्ट नया अमेंडमेंट हुआ है उसमें सारी के सारे जो क्लॉजेज है और जोगवाई दी गई है वो बहुत अच्छी दी गई है, जिसमें सब कुछ कवर किया गया है। जैसे कि आपको एग्रीमेंट हो तो क्या करना है, अपॉइंटमेंट कैसे कर सकते हो, अपॉइंटमेंट के बाद प्रोसीजर दी गई है कि किस प्रोसीजर से आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करना होगा, ये सारा, और अवार्ड देंगे तो उसको डिक्री तक आप ट्रीट कर पाओगे। उसके बाद आप एनफोर्स भी कर पाओगे डिक्री को, मतलब जो अवार्ड होगा उसको आप कोर्ट में जाके उसको ले भी सकते हो। जैसे कोर्ट का डिक्री होता है वैसे ही आर्बिट्रेशन अवार्ड जो देंगे वो फाइनल और कंक्लूसिव होगा। हाँ, चैलेंज करने का प्रोविजन है, पर चैलेंज में भी बहुत लिमिटेड स्कोप दिए गए हैं इस एक्ट में।
यानी मैं ये नहीं मानता कि आर्बिट्रेशन चलाने के लिए पहले कि सोसाइटी और ट्रस्ट होना जरूरी है। जी। दो पार्टी का एग्री होना जरूरी है 1% पे। अगर दो पार्टी एग्री नहीं होती है तो उसके लिए सेक्शन 11 सब सेक्शन 6 में उनको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ही अपॉइंट कर पाएगी आर्बिट्रेटर। अगर दो पार्टी समझो, इसमें भी 2-3 प्रोसीजर, ये मैं आपको बताऊं से 1 मिनट में। पहला 16 एक तो अगर एग्रीमेंट में लिखा हो कि ये पर्सन अपने बीच में डिस्प्यूट हो तो ये पर्सन है तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है, तो उस किस्से में जिसको पावर दिया गया है वो पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर पाएगा। ये पहला। सेकंड, दूसरे ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें लिखा ना हो, ऐसा लिखा हो कि भाई आर्बिट्रेटर के थ्रू जाने का, उसमें क्या होगा, वो आर्बिट्रेटर चॉइस नहीं होगा, उसके लिए आप दोनों को कंसेंट चाहिए होगी कि ये आर्बिट्रेटर हम दोनों को कंसेंट है, तो उसको जाएगा। अगर दोनों पार्टी कंसेंट नहीं देती है उस किस्से में सेक्शन 11 सेक्शन कोर्ट ही है जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है, और आर्बिट्रेटर के बीच डिस्प्यूट है तभी आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकता है। जी। बस कोई संस्था भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकती है, कोई रिटायर्ड जज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर पर्सन को ही अपॉइंट कर पाएंगे। जी। जो मार्केट में जिस प्रकार अलग अलग संस्थाएं जो वर्क कर रही है अभी, जैसे अनिल जी सभी को मालूम है, तो क्या सामने वाले पक्षों को बुलाकर इस प्रकार का फैसला सुनाना, क्या ये लीगली तौर पे देखा जाए सही है क्या? अगर दोनों पार्टी एग्री होती है कि हाँ हम इसको आर्बिट्रेटर की तरफ ट्रीट करना चाहते हैं और ये हमारा आर्बिट्रेटर बने, और अगर ये जो कोई अवार्ड दे वो हमको मान्य होगा, तो ही वो चैलेंज नहीं हो पाएगा। वरना वो जब सेक्शन 34 में उसकी अपील होगी तो चैलेंज कर पाएगा। दूसरा कि अगर समझो कि एक आर्बिट्रेटर को एक जन अपॉइंट कर देता है, दूसरा ना बोलता है, तो वो सेक्शन 16 में एप्लीकेशन भी दे सकता है आर्बिट्रेटर को कि भाई मेरे को मंजूर नहीं है ये आर्बिट्रेशन, पर उसको आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के 15 दिन के अंदर अंदर उसको एप्लीकेशन दे के या तो फिर अपील करनी पड़ेगी हाई कोर्ट। जी। 15 दिन के अंदर अंदर ऐसे अपॉइंटमेंट पे जी। आपत्ति है तो। चलो आपको बीच में रोकता हूँ। साबू जी क्या कहोगे, यदि कपड़ा मार्केट में जिस प्रकार संस्थाएं वर्क कर रही है, अपने अपने जैसे अभी SGPT आर्बिट्रेशन का कपड़ा मार्केट में मैं समझता हूँ आर्बिट्रेशन के तहत अभी वर्क कर रही है SGPT, आप लोग भी व्यापारियों के लिए कार्य कर रहे हैं और भी कई संस्थाएं वर्क कर रही है, क्या कहोगे, इससे कहीं ना कहीं व्यापारियों का भला होगा? देखिए, मैं आपको बहुत बढ़िया बात समझा रहा हूँ कि जो मिस्त्री जी ने बोला है कि बिल्कुल सही बात, उनकी एक बात 100% सही है। जो भी आर्बिट्रेशन का जो कानून है बिल्कुल सही बात करें। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज जो भी संस्थाएं हैं उनको अगर ये काम करे, अगर देखिए व्यापारी की सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, पेमेंट और रिटर्न गुड्स, आप समझिए। बाकी सब समस्याएं आती है पर वो सरकारी समस्याएं से लेन देन होती है, और जो मूलभूत अभी जो कपड़े बाजार में जो मेन समस्या है वो है पेमेंट की और रिटर्न गुड्स की। अगर सब संस्थाएं मिलके इसके ऊपर काम करें तो व्यापारियों का बहुत बढ़िया हित होने वाला, व्यापारियों का भला होने वाला और का व्यापार चला। जी क्या कहेंगे अनिल जी, क्या कहेंगे? जी मैं मिस्त्री साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी वादी और प्रतिवादी होते हैं, वादी जब पेश करता है तो प्रतिवादी जो है वो इच्छा से तो आता ही नहीं है। मेरा जो अनुभव है 20 साल का, 18 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग जो है 80% पार्टियां जो है वो फेस नहीं करती हैं, वो आर्बिट्रेशन में आना ही नहीं चाहती हैं। उसके बावजूद भी आर्बिट्रेशन को एक्स पार्टी करके भी करा जा सकता है। क्या इसमें है सा? जो हमने तो करा है, अवार्ड भी दिए हैं, अवार्ड के बाद जो है कोर्ट से भी जो है उसको मान्यता मिली है, क्योंकि पार्टी तो नहीं चाहेगी कि वो जो है ना वो आए और समाधान के लिए बैठे, वो जिसने पैसा मारना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आर्बिट्रेशन कर नहीं सकते। पहली बात, आर्बिट्रेशन दोनों पार्टी का होना कंपलसरी है। मैं ये सुनो तो सही, मैंने पहले ये बोला कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो और आर्बिट्रेशन क्लॉज हो तो आप आर्बिट्रेटर
उसके लिए ये कर सकते हैं। और मैंने एक चीज और बोला कि बाय चांस एग्री नहीं भी है तो भी 15 दिन उसके पास टाइम है। अगर 15 दिन के बाद वो ये ऑप्शन लेता है कि नहीं ये मेरे को मान्य नहीं था तो नहीं चलेगा। मैंने इसलिए लास्ट में ये बोला कि 15 दिन के अंदर अंदर या तो वो हाईकोर्ट जा सकता है कि ये आर्बिट्रेटर मेरे को ये नहीं है मंजूर। दूसरा कि कोई आता नहीं है। अगर आपके पास वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो और आप आर्बिट्रेशन का नोटिस इश्यू करते हो और अगर फिर कोई नहीं आता है तो आप एक्स पार्टी कर सकते हो, तब कर सकते हो आप एक्स पार्टी। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली जो है देखा गया है कि पार्टी जो है वो आर्बिट्रेशन को एक तो सबसे पहली बात तो सीरियसली लेती नहीं है। नहीं लेती। बहुत सी पार्टियां जितना आया कि सीरियसली लेती नहीं है कि आर्बिट्रेशन क्या है, उनको नॉलेज भी बहुत कम है इसके बारे में, आर्बिट्रेशन के बारे में। तो क्या है कि वो सीरियसली लेती, ठीक है संस्था का कोई अपना नियम होगा, लेकिन जब अपने समझते हैं तब उनको उसकी समझ आती है कि भाई आर्बिट्रेशन जो है लाइक ए कोर्ट ही है, तब वो सीरियसली होती है। लेकिन जब तक बहुत लेट हो जाता है। जी मिस्त्री जी मैं अनिल जी की बात से एकदम सहमत हूँ। आर्बिट्रेशन सही में बोलो तो बहुत शॉर्टकट और बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन आज के जमाने में आर्बिट्रेशन की अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। जी कोई भी आर्बिट्रेशन यानी लवाद, यानी एक जो पहले जमाने में जो पंचायत बैठती थी और उसमें ये होता था, वैसे आज समझते कि यार ये तो कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको, ये जो करना है कर लेंगे, अपने ऊपर लड़ देंगे। पर ऐसा नहीं है। ये नए एक्ट में जब आप चैलेंज करने जाते हो तो बहुत लिमिटेड स्कोप बचता है आपको चैलेंज के लिए, बहुत लिमिटेड स्कोप दिया है। अगर कोई लॉ पे गलत अवार्ड दिया गया है या कोई फ्रॉड हुआ है या फिर मिसचीफ हुआ है या फिर करप्शन हुआ है, ये ग्राउंड सेक्शन 34 और उसमें दिए गए हैं कि ये कंडीशन हो तो ही आप आर्बिट्रेशन चैलेंज कर पाओगे और तो ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपील में चेंज करने का अवार्ड ऑन लॉ पॉइंट, और वही हो सकता है, फैक्चुअल एस्पेक्ट पे नहीं हो सकता है। जी अनिल सॉरी मिस्त्री जी, कितने दिनों में इसका आर्बिट्रेशन के अंदर यदि कोई बंदा अपील करता है या वर्क करता है तो कितने दिन में इसका नतीजा निकलता है? ये सेक्शन 29A प्रोविजन ही दिया गया है ये नए एक्ट में कि टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रेशन, मतलब टाइम लिमिट में आर्बिट्रेशन खत्म करने का। पहले पुराना जो आर्बिट्रेशन ये था एक्ट, उसमें कोई प्रोविजन नहीं था, पर नया जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसमें क्लियर कट प्रोविजन दिया गया सेक्शन 29A में कि टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड वो है 1 साल, 12 मंथ्स। पर और एक चीज है, पर उसमें इतना दिया गया है अगर दोनों पार्टी चाहे तो इसको और 6 महीने तक लंबा ये मतलब एक्सटेंड कर सकती है। 6 महीने बाद भी अगर आर्बिट्रल अवार्ड नहीं, मतलब 1 साल प्लस 6 मंथ यानी 1.5 साल हुआ, अगर 1.5 साल भी आर्बिट्रल अवार्ड नहीं हुआ तो कंपलसरी कोर्ट में जाके एक्सटेंशन करवाना पड़ेगा। और अगर कोर्ट को लगा कि नहीं ये रीजन वैलिड है, कोई तकलीफ के वजह से आर्बिट्रेशन प्रोसीड नहीं चल सका, तो कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है टाइम एक्स्ट्रा। जी साबू जी क्या कहेंगे? 45 दिन में यदि रिजल्ट आ रहा हो, 45 ना सॉरी 12 महीने टाइम लिमिट देती है और प्लस 6 महीना एक्सटेंड कर सकती है। जी यदि इस प्रकार यदि नतीजा यहाँ से आता हो आपसी तालमेल से और आर्बिट्रेशन से, तो क्या व्यापारियों का कितना कुछ भला हो सकता है? क्या यदि संस्थाएं इस प्रकार यदि वर्क करती है तो क्या कारगर नहीं होगा ये फॉर्मूला? मैं आपको साफ बात बताऊं, तो अनिल जी जो बात बोली थी कि फरियादी तो आ जाएगा पर जो प्रतिवादी है वो आर्बिट्रेशन में नहीं आता है, आपको सही बात है। और हम लोगों का जो सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन में जब पार्टियां हमारे पास आती है अपनी कंप्लेंट लेके पेमेंट संबंधित या कोई रिटर्न गुड संबंधित, हम लोगों का ये सिस्टम रहता है, हम फरियादी और प्रतिवादी, अगर फरियादी तो हमारा लोकल ही है सूरत का है, और अगर प्रतिवादी लोकल होता है तो उसको हम बुलाते हैं और उसको बुला के हम बैठ के समझाते हैं कि आप लोग ये काम जो हो रहा है इस हिसाब से हमारे साथ में सही है, आप इस हिसाब से सही है। और अगर इसमें होता क्या है, करीबन 70-80% हमारे पास जितने भी केस आते हैं सब सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी आगे व्यापार करना होता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही साहब, नहीं करना हो, आवाज आपकी जो है कट कट के आ रही है। जी
अनिल जी क्या हमारी कहोगे? आवाज जी अनिल जी क्या कहोगे इसको लेकर, क्या राय है आपकी? नहीं, बिल्कुल सही है। इसमें सबसे पहले कि क्या है कि दो चीजें हैं। आर्बिट्रेशन में अगर आप कोई केस करते हैं तो आपके ऊपर कानून जो लोकल बंधन होता है वो कुछ भी नहीं होता है, और आप जो प्रक्रिया करते हैं वो कानूनन कर रहे हैं। अगर आप वैसे ही करते हैं तो कोई वकील के द्वारा आपको चैलेंज भी कर सकता है कि ये संस्था मेरे ऊपर कैसे ये प्रेशर बना रही है, लेकिन आर्बिट्रेशन के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आर्बिट्रेशन ऐसा है कि इसमें आपका कोई खर्चा पार्टी का नहीं लगता, क्योंकि जो है जो मिनिमम फीस होती है, जो डॉक्यूमेंट कोरियर करे जाते हैं, रजिस्टर करे जाते हैं, तो वो कम खर्चे में, क्योंकि कोर्ट में लोग नहीं जा पाते हैं, कोर्ट में तो 20-20 साल लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं, कोई रिजल्ट आता नहीं है उतनी जल्दी। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है आर्बिट्रेशन 1996 का जो है हम लोगों को एक उदाहरण दिया है कि आप जो है अपने व्यापार के संबंध में आप खुद ही निर्णय लें। आर्बिट्रेशन का मूलभूत ढांचा यही है कि आप अपने व्यापार में अपने ही लोगों के द्वारा निर्णय लें, जिससे कि जल्दी निर्णय हो और कम खर्चे में हो जी। और इसको जो है कोर्ट भी पूरी मान्यता देती है। 99% अवार्ड जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। कोर्ट जो है बहुत कम ही चांस ऐसे होते हैं जहां वो उसको अवार्ड को कैंसिल करने की नौबत आती हो। हमारे साथ तो 99% जो है अवार्ड जो है ना सक्सेस हुए हैं, और बड़े बड़े केस जो है हमने 25-25, 30-30 लाख के भी केस करे हैं और वो अवार्ड मिला है, और कोर्ट से भी उसको मान्यता मिली है। फिर उसके बाद क्या है, पार्टी का काम होता है कि वो कुर्की कराना है कि नहीं कराना है, पार्टी के पास जाना है कि स्टेट, वो आगे अदर कार्रवाई जो है ना वो पार्टी को खुद वकील को अपॉइंट करके जैसे है वो करनी होती है। जी मिस्त्री जी, संस्था का काम अवार्ड देने तक है। जी मिस्त्री जी क्या कहोगे, कौन कौन सी संस्थाएं, कौन लोग इस आर्बिट्रेशन को चला सकते हैं, कैसे करना चाहिए, और इसके अंदर कौन पंच बन सकता है, और इसके अंदर जो आर्बिट्रेटर और एम्पायर जो है वो कौन कौन हो सकते हैं, इसके बारे में जरूर। जी पहली बात मैंने आपको बोला, आर्बिट्रेटर कोई भी बन सकता है, और ये अपने कपड़ा मार्केट से रिलेटेड है, तो उसमें एक चीज है कि जहां तक एक्सपर्ट बने तो बहुत ज्यादा अच्छा है शायद। और दूसरा एक ये चीज बताए कि आर्बिट्रेटर या तो सोल आर्बिट्रेटर रह सकता है या फिर ऑड नंबर पे, इवन नंबर में आर्बिट्रेटर नहीं रह सकते, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे रह सकते, इवन नंबर में नहीं रह सकते। यानी जहां तक मेरा मानना है कि 3 आर्बिट्रेटर सही में बिठाने चाहिए। एक जो लीगल एक्सपर्ट हो, वो जो लीगल में सब कुछ देख सके। दूसरा कि एक जो वो फील्ड का एक्सपर्ट हो, मतलब कपड़ा मार्केट है तो कपड़ा फील्ड का। और तीसरा सोशल, कोई भी सोशली वर्कर या ऐसा कोई। ये 3 जन अगर बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि तीनों जन एक फील्ड में एक्सपर्ट है, तो वो बेस्ट रिजल्ट लाए कोई भी ये करेंगे तो। बाकी कोई जरूरी नहीं, जैसे नरेंद्र साबू जी की संस्था है और दूसरी फोस्टा है, वो भी कोई 3 जन को अपॉइंट कर सकती है, कोई भी लीगल एडवाइजर, कोई सोशल इकोनॉमिक ये जो काम करता है वो, और तीसरा कि जो फील्ड का एक्सपर्ट, वो 3 जन मिलके सारे सॉल्यूशन ला सकते हैं। यदि कोई संस्था या ग्रुप रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी वो भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं 100%। रजिस्टर्ड या संस्था का रजिस्टर्ड होना कुछ इसमें नहीं रखता है। आर्बिट्रेशन में कोई भी संस्था का रजिस्ट्रेशन होना या ना होना मायने नहीं रखता है। जी चलो जी, साबू जी क्या कहेंगे? ये जो मिस्त्री जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और आपको मैं बिल्कुल बता दूं, हम लोग जो हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती है हम बिल्कुल देसी तरीके से उनको सामने उसको प्रतिवादी को बुलाते हैं, भाई ये देखिए आप जो सामने कर रहे हैं गलत है। आज यहाँ पर उनको आप पैसा दोगे तो ही अगला अपना पैसा जो यहाँ पर उसको देना चुकाएगा और आगे व्यापार कर पाएगा। और जिन लोगों को आगे व्यापार करना होता है और मंडी से काम करना होता है तो वो लोग तो समझ आते हैं और आपस समझाने में एक बैठ के वो पैसा का लेन देन वापस से चालू हो जाता है। बाकी कुछ लोग जो बहुत ही ज्यादा मोटी चमड़ी के होते हैं तो हम बोल देते हैं उसको फरियादी को, भाई आप कानूनी तरीके से आप जाइए और आप कानूनी तरीके से चले जाइए। बाकी करीब करीब जो 70-80% हमारे जो व्यापारी हैं वो समझ जाते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में पचड़े में फंसने की बजाय अपने बैठ कर जो भी है सेटलमेंट कर लेना चाहिए और काम व्यापार सुचारू रूप से चलाना चाहिए। चलो काफी हम लोग इसमें जी मिस्त्री जी।
इसमें मैं एक चीज सारे दुकान जो टेक्सटाइल मार्केट्स में जो दुकान है ना, उनको एक चीज बोलूंगा कि अपने आप जो बिल इशू करते हो, जो भी बिल, उसमें सब्जेक्ट टू सूरत जुरिडिक्शन लिखते हो, फिर लिखते हो कि अगर इतने दिन में पैसे ना दिए तो इतना टका इंटरेस्ट होगा, ये होगा वो होगा। उसके साथ साथ अगर एक क्लॉज ये भी डाल दे कि दिस बिल इज सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, या फिर जो भी पार्टी के द्वारा मेरे मतलब जो अगर मैं हूं तो मैं बोलूंगा कि इस पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया गया आर्बिट्रेटर के थ्रू अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसमें चैलेंज हो पाएगा। तो सारे एग्रीमेंट, वो भी एक एग्रीमेंट माना जाएगा। बिल जो है, क्योंकि बिल आप जब देते हो तो सामने वाले के सिग्नेचर भी रिसीव्ड की ले लेते हो कि आपको मिला है। अगर ये क्लॉज जो अगर डाला जाएगा कि इट विल बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, तो कोर्ट में जाने के बजाय कोई भी आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, आर्बिट्रेटर को बोलेगा कि इसका रिजॉल्व करो, और वो रिजोल्यूशन तुरंत आ सकता है। चलो ठीक, यानी जब आप बिल, हाँ जी जी हम लोग करते हैं, हम अपने सब मेंबरों को बोलते हैं कि उसमें आप सिक्का लगाइए या प्रिंट कीजिए अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट जो है ना, जो भी हमारा पेमेंट होगा वो अनिल जी क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे व्यापारियों को जी आर्बिट्रेशन के लेकर जी, क्योंकि आप लोग बात कर रहे हैं और बहुत सी संस्थाएं काम कर रही है, आप इस सिस्टम को आगे बढ़ाएं और इस आर्बिट्रेशन का लोगों को और व्यापारियों को बाकायदा फायदा मिले, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे जी? देखिए, इसमें बहुत अच्छा एक चीज और है जो मिस्त्री जी को भी जानकारी में हो गई होगा कि आप इसमें एक्ट जो है आर्बिट्रेशन का, उसके अंदर आप चाहे दिल्ली हो चाहे बम्बई हो, उसको भी आप अपना जो है मेंबर बना के उससे कंसल्टिंग करके, अब मान लीजिए आज हमारा बॉम्बे की पार्टी का पास पेमेंट कोई बका हुआ है, बाकी है, तो हम बॉम्बे की जो भारत मर्केंटाइल है वो भी आर्बिट्रेशन करती है, तो म्यूचुअली जो है ना, अगर हम जो है ना दोनों संस्थाएं आपस में एक एग्रीमेंट कर लेती हैं ये आर्बिट्रेशन का, तो आपको रिजल्ट और भी जल्दी आएगा, क्योंकि वो अपनी पार्टी को बैठाएगी, हम अपनी पार्टी को बैठाएंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि सूरत में ट्रांसपोर्ट के लफड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। ट्रांसपोर्ट में कोई भी बात होती है तो ट्रांसपोर्टर बोलता है हम 50% देंगे, 55% देंगे, 60% देंगे, लेकिन हमने 100% और 90% भी ट्रांसपोर्ट का पेमेंट दिलवाया है। हमारे व्यापारियों को दो चीज़ों का जो है ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, एक तो आर्बिट्रेशन का महत्व समझें, दूसरा एक करस्पॉन्डेंस, जो इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। जब से मोबाइल सिस्टम आया है तो हमारी लिखना पढ़ना चिट्ठी पत्री सब बंद हो गया है, तो आपका जैसे ही पेमेंट आता है, अगर 90 दिन का या 60 दिन का ड्यू है तो आपको उसको एक करस्पॉन्डेंस करनी ही चाहिए, क्योंकि ये बाद में आपके एविडेंस बनेंगे कोर्ट में कि हमने जो है इनको बोला था, इन्होंने हमारे को ऐसा करके दिया, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे आपका फिर भी सही चल रहा है, आप उनको एक लेजर भेज दीजिए, साहब आपका इतना पेमेंट अभी तक ड्यू हो चुका है, एक एविडेंस के रूप में हम लिखत में रखे हैं, तो जो है आर्बिट्रेटर जो बैठते हैं उस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होती है। और इसके साथ एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, 31 मार्च को जब हम जो है अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो उस समय अगर हम पार्टी से क्लियरेंस ले लें कि हमारा ये ड्यू है, कंफर्मेशन जिसको बोलते हैं कंफर्मेशन अकाउंट, अगर वो कंफर्मेशन अमाउंट आपके पास होगा तो आपका पुराना जो मैटर है उसके लिए आपको कैरी करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। मान लीजिए 1 लाख रुपए 31 मार्च को मेरे को आपसे लेना है, तो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास 1 लाख रुपए आ गया, तो उसके अलावा जो है ना फिर हमको बाद में पीछे के हिस्से को देखना नहीं पड़ेगा। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको अगर हम व्यापारी उसको समझे हैं तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल सकता है, इसमें पब्लिक का भी फ़ायदा होगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना सिर्फ अपने ही 2 लोगों से करें। आर्बिट्रेशन बोलता है कि आप 5 लोग मिलके कोई भी काम कर सकते हैं, 5 लोग अपॉइंट कर दीजिए, इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। चलो बहुत बढ़िया जी। साबू जी क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे जी? ऐसा है कि मेरा सबसे बड़ा संदेश है कि जो सूरत का व्यापारी है, अगर इसको कोई तकलीफ है, चाहे वो सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन हो, चाहे फोस्टा हो, चाहे एलजीटीटी हो, कोई भी माध्यम से उसकी अपनी आवाज उठानी चाहिए उसको, क्योंकि अगर जब तक वो उसकी आवाज नहीं उठाएगा उसकी बात को सुनने वाला है नहीं। चाहे वो आर्बिट्रेशन में जाए, चाहे वो हमारे पास आए, चाहे कोर्ट के थ्रू आए, और उसको अपने हक की पैसा मांगना पड़ेगा, तो सामने मंडी वाले भी सचेत हो जाएंगे कि वो सूरत वाला अपना पैसा छोड़ने वाला नहीं है। चलो हमको यही कहना है कि सूरत के व्यापारी को जागरूक होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। क्या कहोगे मिस्त्री जी, क्या संदेश देना चाहोगे, खासतौर पे लोगों को एक अवेयरनेस आवे आर्बिट्रेशन के लिए, क्या संदेश देना चाहोगे जी? मैं आर्बिट्रेशन के लिए एक अवेयरनेस ये जगाना चाहता हूँ कि अगर आपके पैसे सुरक्षित करना चाहते हो, अगर
दूसरी जगह दौड़ने से बजाय अगर जिसने आपके पैसे नहीं दिए हो उसको आपकी जगह लाना चाहते हो तो आर्बिट्रेशन क्लॉज अपने बिल में डाले। वो कैसे डाले आज मैं बताता हूँ। एक क्लॉज ऐसा डालने का कि मतलब मेरी फर्म है XYZ टेक्सटाइल्स, बराबर है, तो ये क्लॉज डालना चाहिए कि अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो XYZ टेक्सटाइल्स जो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगी उसके तहत आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चलाया जाएगा, ना कि कोर्ट में जाया जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा ये आपको बता देता हूं। XYZ टेक्सटाइल्स जो है वो जिस किसी आर्बिट्रेटर को चॉइस करती है उसका मनपसंद, वो उसको नोटिस भेज सकता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के लिए। और अगर वो नहीं आता है तो उसमें एक एक्स पार्टी ऑर्डर हो सकता है। एक्स पार्टी होने के बाद कोर्ट में सेक्शन 36 के तहत जितना भी अमाउंट है वो वसूल कर सकता है एग्जीक्यूशन के। यानी हर पार्टी ने अगर पैसा बचाना है तो आर्बिट्रेशन क्लॉज अपने बिल में डालो। अगर डालोगे तो वो आप, क्योंकि अगर नहीं डाला है तो उसमें कोर्ट के केस चलेंगे। अभी तो कॉमर्शियल एक्ट आ गया है। अब कॉमर्शियल, क्योंकि ये कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन का कोई टाइम लिमिट नहीं कि इतने साल में खत्म कर, यानी वो बहुत लंबा जाता है। और इसका टाइम लिमिट है 1.5 साल। ये 1.5 साल तो बहुत ज्यादा होता है। सही में ये 6-8 महीने में ही खत्म हो जाता है। अगर ये चीज डालोगे तो आपके पैसे सेफ होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। यानी आपको अपने पैसे सेव करना है तो आर्बिट्रेशन क्लॉज अपने बिल में डालिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ में लाइव जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आर्बिट्रेशन की जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मिस्त्री जी, जो एडवोकेट है, पिछले कई सालों से आर्बिट्रेशन और ट्रस्ट का वर्क कर रहे हैं। हमारे साथ में SMA के प्रमुख नरेंद्र जी साबू और अनिल जी SGTT से जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।